आप सभी का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो रेट लेवल फर्स्ट एंड सेकेंड से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ये अपनी यूनिट नंबर 6 है। इसको हम 2 पार्टों में कंप्लीट करेंगे। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी पवन है। जो स्थायी पवन है वो क्या है? उसे नियतवाही पवन कहते हैं या सनातनी पवन कहलाती है या फिर ग्रहीय पवन कहलाती है या उपयुक्त सभी। तो स्थायी पवन जो है ये उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्थायी पवनों के ये उपनाम है। नित्यवाही पवन भी कहा जाता है, सनातनी पवन भी कहा जाता है इसको, और ग्रहीय पवन भी कहा जाता है। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या है? क्षैतिज रूप से गतिशील हवा जो है उसको क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। वर्ष भर एक ही दिशा की ओर ये गतिशील रहती हैं। भूमंडलीय या आधारभूत पवनें भी इनको कहा जाता है। ये पवनें भूमंडल पर चलने के कारण भूमंडलीय कहलाती हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से ये पवनें हैं जो हैं ये विकसित होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, पवनें चलती हैं। तो जो पवनें हैं, जो हवा है वो किस प्रकार चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ऐसे चलती है, या निम्न से उच्च दाब की ओर, या फिर निम्न से निम्न दाब की ओर, या फिर उच्च से उच्च दाब की ओर। तो ये पवनें जो है इनके चलने का क्रम होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये पवनें चलती हैं। इनको क्षैतिज पवन भी कहा जाता है। पवन के नीचे बैठने पर इनका दाब जो हो जाता है वो उच्च हो जाता है, तथा ऊपर उठने से जो वायु दाब होगा वो निम्न हो जाता है। तो ये उच्च से निम्न की ओर चलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन काल में पालयुक्त जलयानों को व्यापार में सुविधा प्रदान करने वाली पवनें कौन सी थी? कि प्राचीन समय में जो पालयुक्त जहाज होते थे उनके द्वारा व्यापार किया जाता था। तो उनको जो सुविधा प्रदान करने वाली पवन होती थी वो क्या कहलाती थी? सन्मार्गी पवनें, या पछुआ पवनें, या ध्रुवीय पवनें, या पश्चिमी पवनें। तो वो कहलाती थी सन्मार्गी पवनें। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। इनको सन्मार्गी पवनें जो हैं इनको व्यापारिक पवनें या फिर ट्रेड विंड भी कहा जाता है। और ये महाद्वीपों के पूर्वी घाट पर ये पवनें सर्वाधिक वर्षा करती हैं। और जो पछुआ पवनें हैं ये क्या करते हैं? ये पछुआ पवनें इनको पश्चिमी पवनें भी कहा जाता है। मौसम की परिवर्तनशीलता तथा महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर इनके द्वारा वर्षा होती है। फिर जो कम से अधिक तापमान की ओर चलने पर पवनें जो होती हैं वो भारी व शुष्क हो जाती हैं। कि कम से अधिक तापमान की ओर चलने पर वो भारी और शुष्क होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पछुआ पवनों को क्या कहा जाता है? जो पछुआ पवनें हैं उनके क्या क्या नाम है? गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, या उपयुक्त सभी। तो पछुआ पवनों को क्या कहा जाता है इनमें से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। पछुआ पवनों को गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी गति तेज होती है तथा गर्म से ठंडे अक्षांशों की ओर ये चलती हैं। तो इनके जो चलने का क्रम है वो अक्षांश जो ठंडे हैं वो ध्रुव की ओर ठंडे हैं। तो ये ध्रुव की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसूनी पवनों से होती है? यहाँ भारत की बात हो रही है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसूनी पवनों से होती है? उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें, दक्षिणी पवनें, या पूर्वी पवनें। इस प्रकार ये भारत का नक्शा है। तो इसमें आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कौन सी पवनों से होती है। यहाँ से आने वाली पवनों से होती है उत्तरी पूर्वी, और ये है दक्षिणी पश्चिमी, और ये है दक्षिणी, और ये है पूर्वी।
तो ये पूछा है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम से आने वाले मानसून से भारत में होती है। ये पवनें इधर से निकलती हैं और हिमालय पर्वत से टकराकर भारत में सबसे अधिक वर्षा करती हैं। ये पवनें राजस्थान में वर्षा नहीं करती क्योंकि राजस्थान में अरावली इन्हीं के समानांतर चलती है। तो इन पवनों को रोकने के कारण ही वर्षा होती है। अरावली इन पवनों को रोक नहीं पाती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन वर्षा ये करती हैं जिसका प्रतिशत होता है 90। स्थल अधिक गर्म होने से स्थल पर निम्न दाब हो जाता है और ये उच्च से निम्न दाब की ओर मतलब समुद्र से धरती की ओर ये पवनें चलती हैं। शीतकालीन या जो शुष्क वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है, वो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। इसमें क्या होता है, तमिलनाडु के जो तटीय भाग है वहाँ पर वर्षा होती है। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, मानसून जो शब्द है ये अरबी भाषा के मौसम से बना है। तो मानसून जो है अरबी भाषा के मौसम से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम होता है। अगर पृथ्वी का अक्षीय झुकाव नहीं होता तो दिन रात की अवधि जो होती है वो बराबर होती। आपने देखा होगा कि लोग पर पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है, 33.5 डिग्री एक कोण पर वो झुकी हुई है। अगर वो बराबर होती, अगर अक्षीय झुकाव नहीं होता तो क्या होता, दिन रात बराबर होते। अब कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात बड़ी हो जाती है। वह ऋतुएं भी नहीं चलती। अगर सीधी होती तो दिन रात बराबर होते और ऋतुएं नहीं चलती। झुकी होने के कारण भारत में अलग अलग ऋतुएं पाई जाती हैं। कितनी ऋतुएं आती हैं भारत में? 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। पृथ्वी के पश्चिम पूर्व की ओर घूर्णन से ही, पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये पृथ्वी के घूर्णन करने की दिशा है। पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूर्णन करती है। सूर्य, चांद, तारे ये हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए इसी कारण दिखाई देते हैं कि पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और चांद, तारे, सूर्य और जो अन्य ग्रह हैं वो हमें ऐसे लगते हैं कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन हाउस है वो भारत सहित 159 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ग्रीन हाउस गैसों में प्रतिवर्ष 5% की कटौती होती है। मॉन्ट्रियल जो समझौता है इसमें क्या होता है, ओजोन परत को नष्ट करने वाले तत्वों को रोकने के लिए ये समझौता किया गया था और इसे रोकने के लिए 33 देशों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत समीर किस समय चलती है? तो यहाँ पर्वत समीर की बातें हो रही है। समीर एक तो घाटी समीर, एक स्थल समीर। तो ये घाटी समीर पर्वत समीर है, ये किस समय चलती है? दिन में, रात में या दिन रात दोनों टाइम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घाटी जो पर्वत समीर है ये हमेशा रात को चलती है। इसको काटाबेटिक हवाएं भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो पर्वत है वो ठंडा होने से, वहाँ जो पर्वत है वो ठंडा होने से वहाँ उच्च दाब हो जाता है और हवाएं जो हैं वो उच्च से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो पर्वत से वो धरती की ओर चलेंगे। और दिन में जो चलने वाली हवाएं हैं उनको कहते हैं समुद्री समीर, क्योंकि दिन में समुद्र जो होता है वो अधिक गर्म हो जाता है। और ये समुद्री समीर जो है ये 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक ये हवाएं चलती हैं और सूर्यास्त तक इनके चलने का क्रम रहता है। शुरू हो जाती हैं 11 बजे से। 11 बजे से पूर्व तक तो कौन सी समीर चलती है? पर्वत समीर। और उसके बाद में 11 बजे बाद में समुद्री समीर चलना शुरू हो जाती है। तटीय भागों में इसके द्वारा अधिक वर्षा होती है। स्थल समीर जो है वो उसमें जो हवाएं चलती हैं वो रात को चलती हैं। इसमें क्या होता है, शुष्क व फेरल नियम से ये अप्रभावित होता है।
जो स्थल समीर है ये फेरल के नियम से अप्रभावित है। ये हवाएं जो हैं स्थल समीर जो हैं वो सूर्यास्त से सुबह 8 बजे तक चलती हैं और घाटी या एनाबेटिक जो पवनें हैं वो दिन में चलती हैं। घाटी से पर्वतों की ओर इनके चलने का क्रम होता है। स्थानीय पवनों की उत्पत्ति तापीय अंतर के कारण होती है। तो यहाँ आपको पर्वत समीर, समुद्री समीर, घाटी समीर और स्थल समीर सभी के बारे में बता दिया गया है। जो भी पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म स्थानीय पवनों में असुमेलित युग्म कौन सा है? इसमें एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ है गर्म स्थानीय पवन, दूसरी तरफ है उनसे संबंधित देश। चिनूक न्यूजीलैंड से संबंधित है, हर्मटन नाइजीरिया में चलती है, खमसिन मिस्र में चलने वाली ठंडी हवा है, काल वैशाखी असम में चलने वाली ठंडी हवा। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन 1। चिनूक जो है ये उत्तरी अमेरिका में चलने वाली ठंडी हवाएं हैं। न्यूजीलैंड में चलने वाली ठंडी हवाओं का नाम क्या है? नॉरवेस्टर। नॉरवेस्टर ठंडी हवाएं जो हैं वो न्यूजीलैंड में चलती हैं और नॉरवेस्टर को काल वैशाखी भी कहा जाता है जो असम में चलती हैं। तो ये सभी ठंडी हवाएं हैं। डॉक्टर जो है ये डॉक्टर और हर्मटन ये नाइजीरिया में चलने वाली ठंडी हवाएं हैं। फोन यूरोप में चलने वाली ठंडी हवा है। सिराको और शिमुम ये सहारा रेगिस्तान में चलने वाली ठंडी हवा है। गिबली लीबिया में चलने वाली ठंडी हवा है और चिली ट्यूनीशिया में चलने वाली ठंडी हवा। लेवेस स्पेन में, ब्लैक रोलेट यूएसए में चलने वाली ठंडी हवा है और लू जो है ये भारत में चलने वाली गर्म हवा है। तो यहाँ जो ये सभी क्या हैं? गर्म हवाएं हैं। सॉरी, आपको ये ठंडी हवाएं बता दी, ये सभी क्या हैं? गर्म हवाएं हैं। भारत में और पाकिस्तान में लू जो है वो सर्वाधिक गर्म हवा लू के द्वारा चलती है। तो ये ठंडी ना होकर सभी क्या हैं? गर्म हवाएं हैं। तो ये हर्मटन या फिर डॉक्टर नाइजीरिया में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। चिनूक उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म हवा है। नॉरवेस्टर न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म हवा है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। ठंडी हवा से संबंधित क्वेश्चन है नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। ये है ठंडी हवा से संबंधित। इस ठंडी स्थानीय पवनों से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है? तो यहाँ ठंडी हवाओं से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा है। बोरा इटली में चलने वाली ठंडी हवा है। मिस्ट्रल अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी हवा है। पंपेरो उरुग्वे में चलने वाली ठंडी हवा है। पापागायो मैक्सिको में चलने वाली ठंडी हवा है। तो इसमें असंगत कौन सा है? असंगत है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है ये स्पेन और फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा है। स्पेन व फ्रांस में ये चलती है। अर्जेंटीना में पंपेरो जो है ये उरुग्वे और अर्जेंटीना इन दोनों में चलने वाली ठंडी हवा है। इटली की ठंडी हवा का नाम बोरा है। मेक्सिको की ठंडी हवा का नाम पापागायो है। और जो नॉर्टे है ये ठंडी हवा भी मेक्सिको में चलती है। ब्लिजर्ड जो है ये एक ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली ठंडी हवा है। बुरान जो है ये साइबेरिया में चलने वाली ठंडी हवा है और बाइस जो है ये फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी के घूमने का ये क्रम कई बार पूछा जाता है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है विषुवत वर्त। जो विषुवत रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायु दाब जो होता है उसको किससे मापा जाता है? तो एयर प्रेशर होता है उसको मापने का मापक कौन सा है? यंत्र कौन सा है? फेडोमीटर, बैरोमीटर, आर्द्रता या पास्कल? तो बैरोमीटर के माध्यम से वायु दाब को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। और जो पास्कल है ये क्या काम आता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है और इसको मापने का काम पास्कल करता है। ध्रुवीय प्रदेश का वायु दाब
सर्वाधिक रहता है, क्योंकि वो प्रदेश ठंडे रहते हैं, तो ठंडे प्रदेशों में वायुदाब अधिक रहता है और गर्म प्रदेशों में वायुदाब कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान और वायुदाब में कैसा संबंध होता है? तो यहाँ टेम्परेचर और एयर प्रेशर, इन दोनों के बारे में रिलेशन पूछा है। कैसा होता है? समान, विपरीत, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें हमेशा क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। तापमान अधिक है तो जो वायुदाब है वो कम होगा, कि टेम्परेचर अधिक है तो प्रेशर जो होगा वो कम होगा, और प्रेशर अधिक है तो टेम्परेचर क्या होगा? वो कम होगा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट है। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी व वायु की विरलता के कारण तापमान कम होने पर भी वायुदाब कम होता है। तो ये इसमें एक अपवाद है कि अधिक ऊंचाई पर क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वायु नहीं पाई जाती। इसके कारण तापमान और वायुदाब दोनों ही क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। बैरोमीटर जो है इसमें पारे का अचानक गिरना तूफान का संकेत देता है और पारे का बढ़ना साफ मौसम का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, वायुदाब पेटियों से संबंधित सही कथन कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ वायुदाब पेटियां दी गई हैं। पहला है विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी जो होती है वो तापजन्य पेटी होती है। दूसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब जो पेटी होती है वो तापजन्य पेटी होती है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब जो पेटी होती है वो गतिजन्य होती है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब जो पेटी होती है वो तापजन्य पेटी होती है। तो इसमें जो सही कथन नहीं है वो है ऑप्शन 2। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब जो पेटी होती है वो तापजन्य नहीं बल्कि गतिशील गतिजन्य पेटी होती है। तो ऑप्शन 2 है वो इसका रॉन्ग है। बाकी तीनों कथन है। तापजन्य पेटी एक तो विषुवतीय निम्न होती है और एक ध्रुवीय उच्च होती है। गतिजन्य में उपोष्ण कटिबंधीय और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब दोनों गतिजन्य पेटी होती है। क्या होता है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब गतिजन्य पेटी में यह बर्फ के कारण यहाँ पर कम तापमान और अधिक वायुदाब पाया जाता है। डोलड्रम जो होते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब की जो तापजन्य पेटी है, इसमें जो डोलड्रम्स हैं ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत होते हैं। शांत वायुमंडलीय दशाएं इस क्षेत्र में इस पेटी में पाई जाती हैं। फिर जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब गतिजन्य पेटी है, इसमें क्या होता है? इसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। अश्व अक्षांश पेटी भी ये मानी जाती है। ये दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक, उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, इन दोनों गोलार्धों में ये पाई जाती है। और इसमें जो मौसम होता है वो बिल्कुल साफ होता है, आकाश इसमें साफ रहता है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, कि 21 जून जो होती है जिसको योग दिवस मनाया जाता है, तो सबसे बड़ा दिन कहाँ पर होता है? 21 जून को कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या फिर ध्रुवों पर। तो जो 21 जून है, आपने देखा हो भूमध्य रेखा पर तो दिन रात की अवधि बराबर होती है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। कर्क या मकर में से कौन सा होगा? कर्क रेखा पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और मकर रेखा पर इस दिन सबसे छोटा दिन होता है। कर्क पर सबसे बड़ा और मकर पर सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। इस दिन कर्क रेखा पर क्या होता है? सूर्य सीधा चमकता है और ग्रीष्म अयनांत होता है। मकर रेखा पर क्या होता है? 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है और ये दक्षिणी अयनांत इस समय होता है। वर्ष भर दिन रात जो बराबर रहते हैं वो भूमध्य रेखा पर रहते हैं। जब सूर्य 23.5 डिग्री रेखा पर स्थित होता है तो अयनांत होता है। तो सूर्य सीधा चमकता है वो अयनांत होता है कर्क रेखा पर 21 जून को। 30 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है
जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो क्या है? 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर या 45 डिग्री देशांतर। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इंटरनेशनल टाइम जोन, वह 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। पूर्व से जैसे ही हम पश्चिम की ओर जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर से ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है, और पश्चिम से पूर्व की ओर पार करेंगे इस रेखा को तो एक दिन ज़्यादा हो जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर लंबवत जो रेखा होती है 0 डिग्री वाली, उसको प्रधान याम्योत्तर या मध्याह्न या मानक रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा या फिर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के ही अन्य नाम हैं। और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर लंबवत होती है। लंबवत मतलब ऐसे होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो देशांतर रेखाएं इस टाइप की होती हैं। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। कुल जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो 360 होती हैं। एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं। तो एक साइड में 180, दूसरी साइड में भी 180, तो कुल 360 रेखाएं होती हैं इसमें। पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में पृथ्वी जो है वो कितना बनाएगी? वो 15% बनाएगी। और 4 मिनट में जो पृथ्वी घूमती है वो घूमती है 1 डिग्री। तो ये हम कैसे निकालते हैं? 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है एक दिन में, तो 360 में 24 का भाग देंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा। तो 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है। फिर अगर हम मिनट की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 15 डिग्री घूमेगी, तो 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ही निर्धारित किया जाता है, जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा जो है वो भारत का मानक समय मानी जाती है। ग्रीनविच के स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत का समय पता चल जाता है। ग्रीनविच में हम 5.5 घंटे जोड़ेंगे तो ये पूर्व की ओर जाएंगे तभी तो जोड़ेंगे, तो इससे हम पूर्व की ओर आते हैं तो 5.5 घंटे इसमें जोड़े जाते हैं और वो हमारा भारत का समय होता है। पृथ्वी का अक्ष जो है वो एक काल्पनिक रेखा होता है। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती? तो यहाँ कर्क रेखा जो गुजरती है वो कौन कौन से देशों से गुजरती है और कौन से देश से नहीं गुजरती, वो बात हो रही। तो रेखाएं 3 होती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो यहाँ इस रेखा की बात हो रही है। भारत, चीन, ब्राज़ील, मेक्सिको। तो ये भारत, चीन, मेक्सिको में से ये कर्क रेखा गुजरती है। ब्राज़ील से ये कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो ब्राज़ील से कौन सी रेखा गुजरती है? जो मध्य में भूमध्य रेखा होती है वो ब्राज़ील से गुजरती है। भूमध्य रेखा ब्राज़ील के अलावा कौन कौन से देशों से गुजरती है? कोलंबिया, मालदीव, इंडोनेशिया से। कर्क रेखा भारत, मेक्सिको, चीन के अलावा बांग्लादेश व म्यांमार से भी गुजरती है। मकर रेखा जो है ये ब्राज़ील, तो ब्राज़ील से देखो भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये दोनों रेखाएं ब्राज़ील से निकलती हैं। चिली, अर्जेंटीना, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, यहाँ से मकर रेखा निकलती है। और तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से निकलती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। 2 अक्षांशों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, अक्षांशों के बीच का स्थान कटिबंध, गोरे, अक्ष या फिर ध्रुव है। तो अक्षांशों के बीच का स्थान जो है वो कटिबंध
कहलाता है। ऐसे अक्षांश होते हैं तो इनके जो बीच का स्थान है वो कटिबंध कहलाता है। दो देशांतरों के बीच का स्थान गोरे कहलाता है। तो देशांतर रेखा तो ऐसे चलती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, इनके बीच का स्थान तो गोरे कहलाता है। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, इनके बीच का स्थान कटिबंध कहलाता है। और जो अक्ष होता है वो ग्लोब में लगी सुई होता है। और जहाँ ये ऐसे बॉक्स सा बन जाता है इनको क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, ना कि कटिबंध। ग्लोब के दो बिंदु जो होते हैं वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो जो पृथ्वी होती है वो ऐसे होती है। तो ये कक्षीय सतह से इसका कोण पूछा है, मतलब कक्षीय सतह से ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? कक्षीय सतह से बनाती है 66.5 डिग्री का। अगर लंबवत पूछा जाता तो लंबवत ये 90 डिग्री का कोण है, तो लंबवत पूछा जाता तो ये कितना बच गया, यहाँ से लंबवत होता तो ये 23.5 डिग्री लंबवत झुकी हुई है और पृथ्वी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दोनों मिलकर 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अपने परिक्रमण तल से ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और जो 23.5 डिग्री है वो क्या है, वो पृथ्वी की धुरी लंबवत से झुकी हुई है 23.5 डिग्री के 23.5 डिग्री के कोण पर। इसको अक्षीय झुकाव कहते हैं। 23.5 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, अक्षीय झुकाव। और जो 90 डिग्री कोण है ये क्या है, एक प्रकार का बिंदु है। अक्षांश कुल कितने होते हैं, 180 होते हैं। और अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो वो होती हैं 179, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव इन बिंदुओं को हमें माने तो ये इनको अगर बिंदु मानते हैं तब तो ये 179 हैं, अगर इनको अक्षांश माने तो ये 180 हो जाएंगे। और पूर्व से पश्चिम सहित अगर अक्षांशों की बात करें तो पूर्व पश्चिम सहित कुल अक्षांश 181 हो जाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट और क्या है कि जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। पृथ्वी 365 दिन व 6 घंटे में अपनी एक परिक्रमा पूरी करती है। परिक्रमा मतलब पृथ्वी गोल गोल घूमने में कितना टाइम लेती है, 365 दिन व 6 घंटे। वैसे तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है, मगर परिक्रमा की बात करें तो ये सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाएगी उसमें उसको टाइम लगेगा 365 दिन और 6 घंटे। मार्च से सितंबर के मध्य सूर्य की किरणें सीधी उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर होने से वहाँ क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। ये कौन सी रेखाओं में होती है, विषुवत व कर्क रेखा के मध्य इस समय ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति का प्रभाव नहीं है। तो यहाँ कौन सा प्रभाव पृथ्वी की परिभ्रमण गति का नहीं है। परिक्रमण गति में क्या होता है, सूर्य होता है उसके चारों ओर पृथ्वी ऐसे परिक्रमा करती है, और परिभ्रमण होता है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर ही ऐसे घूमना, दिन रात बनना, दैनिक गति, ध्रुवों पर सर्वाधिक, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक उभार, पवन की दिशा में बदलाव। तो इसमें जो नहीं है वो क्या है, ऐसे अगर पृथ्वी घूमेगी तो दैनिक ध्रुव पर सर्वाधिक कहाँ होगी, दैनिक ध्रुव तो एक जगह ही रहते हैं, तो वहाँ तो क्या होती है, वहाँ शून्य होती है, इनकी गति क्या हो जाती है, शून्य होती है। सर्वाधिक जो गति होती है वो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है।
भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है और दिन रात जो बनते हैं वो प्रदीप्त या प्रकाश वर्त कहलाता है और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक उभार ध्रुवों का चपटापन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोरियोलिस बल से संबंधित असंगत कथन कौन सा है। यहाँ कोरियोलिस बल से संबंधित कथन दिए गए हैं। विषुवत रेखा पर शून्य वस्तु की दिशा में ये परिवर्तन कर देता है, वस्तु की गति में ये परिवर्तन कर देता है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ये उत्पन्न होते हैं। तो ये कोरियोलिस बल से संबंधित असंगत कथन जो है वो है वस्तु की गति में परिवर्तन। ये वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता, वस्तु की जो गति है वो स्थिर रहती है। बाकी तीनों इससे संबंधित सत्य कथन है। विषुवत रेखा पर यह शून्य होता है, वस्तु की दिशा में ये परिवर्तित कर देता है, उसकी दिशा को बदल देता है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ये उत्पन्न होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पौने दाईं ओर चलती हैं। कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध है, पृथ्वी के दो गोलार्ध होते हैं, विषुवत रेखा द्वारा वो बटे होते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो कोरियोलिस बल जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पौने अपने दाईं ओर चलती हैं, मतलब ऐसे अपने दाईं ओर पौने चलेंगी। और चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात प्रतिचक्रवात का निर्माण वस्तु की गति जितनी अधिक होती है, अधिक बल भी उतना ही अधिक लगता है। प्रतिचक्रवात के निर्माण में इनमें क्या होता है, जिससे इसकी गति अधिक होती है तो बल भी उतना ही अधिक लगता है। कोरियोलिस बल के कारण ध्रुवों पर सर्वाधिक बल पाया जाता है। चक्रवात से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। यहाँ चक्रवात से संबंधित कथन दिए गए हैं। चक्रवात में क्या होता है, वायु केंद्र की ओर गतिशील होती है। तो जो केंद्र होता है, तो वायु क्या होती है, केंद्र की ओर गतिशील होती है। ये सत्य है या असत्य है। वायु दाब प्रवणता निम्न होती है या फिर उच्च होती है। तापमान परिवर्तन ऋतुओं के कारण होता है या फिर नहीं होता है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होता है या नहीं होता है। तो इससे संबंधित जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 2, वायु दाब प्रवणता निम्न। ये कथन इसका गलत है। वायु दाब प्रवणता इसमें उच्च होती है और जो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में इनके चलने का क्रम होता है, ये फेरल के नियम से संबंधित है। फिर आगे चक्रवात क्या होता है, चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात जो होते हैं वो निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिसके चारों ओर क्या होता है, उच्च दाब होता है। तो केंद्र में तो निम्न दाब और इसके चारों ओर क्या होता है, उच्च दाब होता है। तो अभी आपने पहले वाले क्वेश्चनों में पढ़ा है कि हवाएं जो हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, मतलब ये केंद्र की ओर चलेंगी। केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब में वृद्धि होने से हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। सामान्यतः समुद्र पर विकसित होकर तटीय भागों में ये वर्षा करती हैं। उष्ण तीव्र व शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात धीमी गति से चलते हैं। जो उष्ण तीव्र व शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं और इससे विपरीत जो होता है वो प्रति चक्रवात में होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब क्या होता है। ये क्या है, चंद्रमा है, ये क्या है, सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, शीत संक्रांति या विषुव है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश जो है वो सूर्य ही उत्पन्न करता है। तो ये प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक कब नहीं पहुंचेंगी, जब इनके बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा उन किरणों को रोक लेता है, तब ये सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है, अमावस्या को होता है, मगर हर
अमावस्या को नहीं, हर महीने में एक अमावस्या आती है, तो ऐसे नहीं कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। तब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर नहीं पड़ती, बल्कि पृथ्वी इसको रोक लेती है। ये कब होता है? ये पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा को चंद्रमा चमकता है, मगर पृथ्वी बीच में आ जाने पर चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है, काली छाया हो जाती है। तो ये गतिविधि पूर्णिमा को होती है। 21 दिसंबर को क्या होता है? शीत संक्रांति आती है। संक्रांतियाँ जो हैं वो पृथ्वी को गतिशीलता प्रदान करती हैं तथा सूर्य, तारों व नक्षत्रों की स्थिति में इसके कारण बदलाव होता है। तो शीत संक्रांति 21 दिसंबर को आती है। विश्व में क्या होता है? विश्व होता है दिन व रात का बराबर होना, विश्व कहलाता है। पृथ्वी के सापेक्ष चांद का 5 डिग्री झुकाव जो है वो हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होने का उदाहरण है। हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। उष्णकटिबंध या निम्न अक्षांश में शामिल कौन सा देश नहीं है? ब्राज़ील, ब्रिटेन, भारत, श्रीलंका। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो शीत कटिबंध में शामिल देश है। ब्राज़ील, भारत, श्रीलंका ये उत्तरी ध्रुव में शामिल उष्ण कटिबंध या निम्न अक्षांश में शामिल देश हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये शामिल है। सूर्य की जो किरणें हैं वो वर्ष में एक बार सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर? कर्क व मकर रेखा के बीच 0 से 23.5 डिग्री के कोण पर ये वर्ष में एक बार सीधी पड़ती हैं। न्यूजीलैंड जो है ये दक्षिणी शीतोष्ण में आता है और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक ये पाया जाता है। कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे ये दक्षिणी शीत कटिबंध में आते हैं और इनका जो कोण है वो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक है। शीतोष्ण जो है वो मध्य कर्क रेखा, शीतोष्ण जो है वो मध्य में कर्क रेखा। इसमें आर्कटिक जिसमें शरद, बसंत, पतझड़, ग्रीष्म ऋतुएं आती हैं। वह शीत में क्या होता है? शीतोष्ण में तो ये आएंगी ऋतुएं, और शीत में जो होता है वो उच्च हो जाता है, वो मकर पर क्या होता है? उच्च होता है। इसमें अंटार्कटिक तक ये उच्च रहता है और यहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है। ये इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 22 है। ऊर्जा का प्रवाह एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है 10%, 20%, 40% या 50%। तो ऊर्जा का प्रवाह एक पोषण से दूसरे पोषण में 10% तक होता है। ये लिंडेमान द्वारा दिया गया सिद्धांत है। जीवमंडल जो है वो लगभग 15 किलोमीटर ऊपर व 9 किलोमीटर तक विस्तृत होता है। जीवमंडल होता है जिस पर जीवन पाया जाता है। तो हमारी पृथ्वी से ये 15 किलोमीटर ऊपर और पृथ्वी से 9 किलोमीटर नीचे तक जीवन विद्यमान है। 23 नंबर क्वेश्चन है। मरे हुए जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करने वाले उपभोक्ता जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या अपघटक। तो मरे हुए जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं अपघटक, जो अंतिम उपभोक्ता होते हैं। इनको अपमार्जक या मृतजीवी भी कहा जाता है क्योंकि ये मरे हुए जीवों को खाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसको उत्पादक उपभोक्ता भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पौधे आते हैं और पौधों से वो जंतु भोजन बनाते हैं। उत्पादकों से भोजन बनाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन होते हैं? जो उत्पादकों व प्राथमिक उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं। जैसे इंसान क्या है? वो सर्वाहारी है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है।
तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब घटक में क्या क्या शामिल आते हैं? घास, ये जो श्रृंखला है, ये खाद्य श्रृंखला है। इसमें क्या आता है? सबसे पहले घास, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, इसको टिड्डा खाता है। घास क्या है? उत्पादक है, इसको टिड्डा खाएगा। टिड्डा क्या है? इसका प्राथमिक उपभोक्ता है। फिर टिड्डे को पक्षीगण खा जाते हैं, ये इसके द्वितीय उपभोक्ता हैं। और फिर पक्षीगण को बाज खा जाता है, बाज इसका तृतीय उपभोक्ता है। फिर जब बाज मर जाता है तो अपघटक द्वारा उस बाज को नष्ट किया जाता है। अपमार्जक जो होते हैं वो उस बाज को नष्ट कर देते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में सर्वाधिक प्रतिशत कौन सी गैस का होता है? तो वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित होती हैं उनमें सबसे अधिक प्रतिशत कौन सी गैस का है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन। तो सबसे अधिक 78.08% जो सर्वाधिक गैस है वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन है वो है 20.95%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। और ऑर्गन की जो मात्रा है वो कितनी है? 0.93%। वायुमंडल में अनेक गैसों, जलवाष्प व धूल कणों के मिश्रण से बना होता है वायुमंडल। वायुमंडल सूर्य से आने वाली दैनिक गर्मी व रात की ठंड से हमारी रक्षा करता है। जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने में करते हैं। इसकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है? तापमान बढ़ता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? जो अम्लीय वर्षा होती है उससे असंबंधित कथन आपको बताना है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5 से लेकर 2.5 के मध्य होता है। अम्लीय वर्षा को रिवर किलर कहा जाता है। अम्लीय वर्षा से संगमरमर को नुकसान पहुंचता है। अम्लीय वर्षा से मिट्टी की उत्पादकता में कमी आती है। तो इसमें एक जो कथन है वो असंगत है, वो है ऑप्शन 2। अम्लीय वर्षा को रिवर किलर नहीं बल्कि लेक किलर कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन उच्च स्तर पर इस वर्षा के द्वारा पहुंच जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का निर्माण करती है। वनस्पतियों पर इस वर्षा से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब उल्टा प्रभाव पड़ता है। इससे मानव को श्वसन व त्वचा से संबंधित बीमारियां अम्ल वर्षा के द्वारा आ जाती हैं। मृदा की जो अम्लीयता है उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आज का ये फर्स्ट पार्ट समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो प्राप्त होते रहें। थैंक यू।